ठीक है, तो कोई बात नहीं। हाँ, यही कह रहे थे, जून 2019 का पेपर हम लोग आज कर रहे हैं। ये फोर्थ पार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। जो ना कर पाए हो वो जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 127। इसके पहले अगर क्वेश्चन कुछ ना समझ आया हो, ऐसी कोई बात हो तो आप बताइए, फिर से कर लिया जाएगा। आइए देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कंपैटिबल विद द व्यू ऑफ टैगोर। टैगोर के दर्शन में कौन सा संगत है, कौन सा सुसंगत है? देखिए, तो क्या है? द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज नॉट होम सिकनेस। सच्चे धर्म का प्रयोजन गृहासक्ति, घर आतुरता नहीं है। तो ये रिलीजन को होम सिकनेस बोलते हैं। तो पहला गलत है ना, नॉट लिखा है इसलिए गलत है। दूसरा देखिए, ये दूसरे में प्रॉब्लम थी, बाकी सब सही हो गया था। आंसर फिलहाल तीसरा है। द एम ऑफ ट्रू रिलीजन इज टू नो टू इनर मोस्ट ट्रूथ ऑफ मैन। सच्चे धर्म का प्रयोजन मनुष्य के अंतरतम सत्य को जानना है ना? ये सही है। और लास्ट क्या है? सच्चे धर्म का प्रयोजन जीवन एवं अस्तित्व से पलायन है। सच्चे धर्म का प्रयोजन जीवन एवं अस्तित्व से पलायन है। ठीक है, पलायन नहीं है ना। तो फिलहाल तीसरा हो जाएगा। बात हो रही थी कि सेकंड वाला क्यों गलत है? सच्चे धर्म का प्रयोजन मृत्युहीनता में मरना नहीं है, यही था ना? किसी का कस्तूरी का क्वेश्चन था। देखिए, हाँ, टैगोर कहते हैं कि धर्म का जो कॉन्सिक्वेंट है वही मनुष्य की डेस्टिनी है, वही मनुष्य का चरम भाग्य है ना। तो धर्म का क्या लक्ष्य है? धर्म का लक्ष्य है मतलब ईश्वरत्व की प्राप्ति। तो यहाँ पे जो बहुत सारे लोग होते हैं वो कहते हैं मृत्यु के बाद सारा कुछ खत्म हो जाता है। तो टैगोर कहते हैं ऐसा नहीं है। टैगोर कहते हैं यह बात सत्य है कि जीवन का अंत, मृत्यु में जीवन का अंत तो हो जाता है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। तो टैगोर कहते हैं जीवन का अंत हो जाता है लेकिन अस्तित्व की समाप्ति नहीं होती ना। तो ठीक है, देखिए, और टैगोर कहते हैं कि सामान्य मनुष्य मृत्यु से भयभीत रहता है, यह अज्ञानतावश है ना। कहते हैं कि यदि हम मृत्यु की वास्तविकता को समझ लें तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। मृत्यु का मतलब जीवन के अग्रसर होने, नई दिशा में आगे बढ़ने का माध्यम है। मृत्यु जीवन की प्रवृत्तियों की समाप्ति नहीं है, एक नई दिशा में प्रवाहित होने का माध्यम है। तो यहाँ पे लिखा है सच्चे धर्म का प्रयोजन मृत्युहीनता में मरना नहीं है। तो ये गलत है ना। मरना है लेकिन मरने का मतलब मरने का मतलब अस्तित्व की समाप्ति नहीं ना। इसीलिए ये भी गलत है, नहीं लिखा है इसलिए ये भी गलत है। तो आंसर फिलहाल थर्ड है। देख लीजिए, सोच लीजिए। ये स्पष्ट लाइन लिखी हुई है बी के लाल में। हाँ, इंग्लिश में देखिए, टैगोर कहते हैं, टैगोर सेज दैट इफ वी अंडरस्टैंड द रियलिटी ऑफ डेथ वी विल clearly understand the day that death is means of moving forward in life, moving in a new direction. Death is not end of the tendencies of life, it is the means of moving a new direction. यह नई दिशा में आगे बढ़ने का नाम है। तो ना, मृत्युहीनता में मरना है, मरने का मतलब अस्तित्व की समाप्ति नहीं है। मरने का मतलब ठीक है मरता है लेकिन अस्तित्व एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए ऐसा नहीं। तो इस फिलहाल आंसर थर्ड हो जाएगा। ठीक, हाँ, बीके लाल में है। पेज नंबर देखना चाहें तो 96 पे है। आगे बढ़े, आइए देखिए, ये है मिलाइए। डिवाइन लाइफ इज द अल्टीमेट डेस्टिनी। दिव्य जीवन ही अंतिम भाग है, अंतिम भाग्य है। दिव्य जीवन ही अंतिम भाग्य है। किससे मिला दें? हाँ, अरविंद से मिला देते हैं। आइए, धर्म इज द इम्प्लिसिट ट्रूथ ऑफ ऑल थिंग्स। धर्म ही सभी वस्तुओं का निहित सत्य है। अभी अभी हम लोगों ने टैगोर को देखा ना, ये टैगोर मिला दीजिए। एब्सोल्यूट कैन नॉट बी डिस्क्राइब एज इवन एज रियलिटी। निरपेक्ष को सत्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। क्या होगा? हाँ, ये भट्टाचार्य हो जाएंगे। अब फिलॉसफी, मिथोलॉजी, हाँ, क्या 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 सिर्फ उसकी तरफ संकेत किया जा सकता है। हाँ, संकेत किया जा सकता है, वो अनिश्चित है। ठीक, सही। फिलॉसफी, माइथोलॉजी एंड रिचुअल आर थ्री कंटेंट ऑफ रिलीजन। ये
तीन कंटेंट हैं, ये विवेकानंद हो जाएंगे ना। इसका आंसर पहला होगा। अब इसमें किस पर बात करना है? विवेकानंद के सार्वभौमिक धर्म पर कर लेते हैं सर। हाँ ठीक। जिसमें वो कहते हैं कि सार्वभौमिक धर्म की खुद की फिलॉसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल्स नहीं होते हैं। हम्म। हाँ ये क्वेश्चन भी आया है। तो चलिए, दर्शन मिथक एवं पूरा नहीं कर्मकांड बताया धर्म। आपने, है ना। हाँ पूरा बताइए, जो पूरा सार्वभौमिक बताइए। धर्म जो होता है ना, उसका अपना फिलॉसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल्स नहीं होते। बट जो अदर धर्म होते हैं, जिसको हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करके बांटते हैं, ये धर्म नहीं, धार्मिक संस्थान जैसे हैं। और इनके अपने अपने दर्शन, मिथक और शास्त्र और कर्मकांड होते हैं। धर्म की जो ये है ना, मतलब प्रॉब्लम्स जो अराइज होती हैं, वो इसी वजह से अराइज हो रही हैं, क्योंकि सबने अपने अकॉर्डिंग फिलोसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल्स को बना रखा है। देखिए, हाँ सार्वभौमिक सही धर्म बात। जो है वो अलग से फिलोसफी, माइथोलॉजी, रिचुअल्स नहीं लेके आता, वो इसी में से लेता है। बट ये नहीं कह सकते कि जो सार्वभौमिक धर्म है उसका एक फिलोसफी, माइथोलॉजी और रिचुअल होता है। चलिए, दोनों लोगों का डिस्कशन बहुत अच्छा रहा। तो देखिए, बात यह है कि विवेकानंद कहते हैं कि धर्म के तीन अवयव हैं। क्या क्या हैं? फिलॉसफी। फिलॉसफी का क्या मतलब है? फिलॉसफी का मतलब है कि हर धर्म में उसके सिद्धांत होते हैं और उसके आदर्श प्राप्ति के मार्ग होते हैं, ये फिलॉसफी होता है। मिथक मतलब कुछ कहानियां होती हैं। हर धर्म में कुछ न कुछ कहानियां होती हैं जिनके माध्यम से कुछ संकेत दिया जाता है। और कर्मकांड, हर धर्म में कुछ रिचुअल्स होते हैं, रीति रिवाज होते हैं। तो ये हर धर्म में होते हैं, ये एक बात सही। अब आशुतोष जी का प्रश्न ये था कि बताइए, जब हम यूनिवर्सल रिलीजन बनाने जा रहे हैं, सार्वभौमिक धर्म, हर धर्म में तो ये बातें होती हैं, यूनिवर्सल रिलीजन बनाने जा रहे हैं, तो क्या उसमें भी ये तीनों होने चाहिए? तो मालविका ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? कि नहीं, ये दर्शन, मिथक, कर्मकांड, ये सब जो यूनिवर्सल रिलीजन बना लेंगे तो जरूर उसमें होने नहीं चाहिए। ये ऑलरेडी पहले से जो जो जहां पे हैं, जैसे विवेकानंद कहते हैं कि सार्वभौमिक धर्म हमें बनाने की जरूरत नहीं है, यह ऑलरेडी है, यह एग्जिस्ट करता है, हमें समझने की जरूरत है। कैसे? एक्सेप्टेंस से, हम स्वीकृति से, जहां जहां जिस जिस धर्म को चीजें हैं, हम वहां से उसको स्वीकार कर लें। तो यूनिवर्सल फिलॉसफी, यूनिवर्सल माइथोलॉजी, यूनिवर्सल रिचुअल्स बनाने की जरूरत नहीं है ना। तो ये ऑलरेडी जो है उसको एक्सेप्ट करने की जरूरत है। तो इसीलिए विवेकानंद कहते हैं कि धर्म सहिष्णुता नहीं है, धर्म स्वीकार्यता है। तो इसका एक आंसर बात हम ये बोले हो जाएगा। चलिए, सर, एक बात हम बोले बोलिए 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 बोलिए। सर, जैसे एक चीज और वो बताते हैं सर, जैसे जो भी जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, तो सबका गोल एक ही है, अ, आत्म साक्षात्कार करना, लेकिन बस तरीका सेल्फ अलग अलग है। रियलाइजेशन। तो वही हाँ विवेकानंद भी यूनिवर्सल रिलीजन में यही बता रहे हैं कि हम लोग का गोल एक ही है, सेल्फ रियलाइजेशन। बशर्ते ये जो भी धर्म है, इनमें लड़ाई इसलिए हो रहा है क्योंकि ये आपस में मतलब तरीके अलग अलग हैं इनके प्राप्त करने का, लेकिन सबका जो अगर यूनिवर्सल टॉपिक देखा जाए तो सबका गोल एक ही मिलेगा, वो है आत्म साक्षात्कार करना। तो वो उसी पे फोकस कर रहे हैं कि हम लोग को इसमें ना पढ़ करके हम लोग को इसमें इस अपने गोल पे ही टारगेट होना चाहिए, ऐसा कुछ। बहुत बढ़िया, ठीक। ये दर्शन मिथक मिथक शास्त्र, राजस्थान के इंटरव्यू में हमसे ये पूछा गया था कि विवेकानंद के बताए के अकॉर्डिंग बताइए कि मतलब क्या क्या एलिमेंट होते हैं ना धर्म में। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिव्य जीवन ही अंतिम भाग है। दिव्य जीवन का मतलब क्या है? दिव्य जीवन ऐसा जीवन होगा जहां कार्य अज्ञानता वश नहीं होंगे, पूर्ण ज्ञान के अनुरूप होंगे, अकॉर्डिंग टू कंप्लीट नॉलेज होंगे। दिव्य जीवन का अर्थ है धरती पर पूर्णता का जीवन, ईश्वरत्व का जीवन। ठीक है। अब एक आता है ज्ञान पुरुष, एक आता है एक आता है डिवाइन लाइफ। दोनों में कुछ संबंध है क्या? दिव्य जीवन, एक आता है ज्ञान पुरुष, एक आता है दिव्य जीवन। देखिए, देखिए ज्ञान पुरुष दोनों। ही हाँ ज्ञान हाँ। पुरुष
दिव्य जीवन तक चीजों को ले जाता है, वही बनाता है। हाँ, एक व्यक्ति से जब वो बोधिसत्व की तरह काम करने लगता है तो धरती पर दिव्य जीवन आता है। बहुत बढ़िया। ये हाँ, यही बात कि जो और उसी ज्ञान को पुरुष मिलेगा जिनोस्टिक बीइंग। डिवाइन लाइफ, ज्ञान हाँ, पुरुष को। हाँ, हाँ। तो जो जिनोस्टिक बीइंग होता है, ज्ञान पुरुष, जैसे किस कोई ज्ञान पुरुष बन गया, अब वो दूसरे लोगों की मदद करेगा ना। जब सभी लोग जीवन मुक्त ज्ञान पुरुष बन जाएंगे, तब क्या होगा? तब दिव्य जीवन होगा। यही यही आशुतोष जी कह रहे हैं ना, यही कहना चाह रहे हैं जी वो। सर। यस सर। हाँ, आइए, निरपेक्ष सत्य को निरपेक्ष को सत्य के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता। ये किसका है? ये इनका है, केसी भट्टाचार्य का। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बात हो चुकी है ना कि निरपेक्ष जो है वो अनिश्चित है ना। इसके संबंध में ये अनिश्चितता है, इनडेफिनिट है। तो इसके संबंध में कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। तो इसका केसी भट्टाचार्य हो जाएंगे। अच्छा, ये एक बात और कहते हैं, एक जगह पे केसी भट्टाचार्य कहते हैं कि निरपेक्ष को हम तीन वैकल्पिक रूपों, थ्री अल्टरनेटिव फॉर्म्स, निरपेक्ष की बात करते हैं तो थ्री विकल्पों की बात करते हैं। उनका कहना है कि निरपेक्ष का अवबोध तीन रूपों में किया जा सकता है, तीन रूपों में हो सकता है। वो तीन: ट्रुथ, फ्रीडम, वैल्यू, सत्यता, स्वतंत्रता, मूल्य। निरपेक्ष को तीन रूपों में उसका अवबोध किया जा सकता है: ट्रुथ, फ्रीडम, वैल्यू। लिख लीजिए: सत्यता, स्वतंत्रता, मूल्य। सत्यता, स्वतंत्रता, मूल्य, ट्रुथ, कौन फ्रीडम, कहता है? वैल्यू। केसी भट्टाचार्य। केसी भट्टाचार्य कहते हैं, क्या कहते हैं? निरपेक्ष का अवबोध तीन रूपों में हो सकता है: ट्रुथ, फ्रीडम, वैल्यू ना। अब आइए, निरपेक्ष एक बात और कहते हैं निरपेक्ष सत्य के रूप में। कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य आपादान द्वैत से मुक्त है। व्हाट इज फ्री फ्रॉम द इम्प्लीकेशनल ड्यूलिज्म ऑफ कंटेंट एंड कॉन्शियसनेस। निरपेक्ष सत्य इम्प्लीकेशन ड्यूलिज्म से मुक्त है। ये भी आप जानते रहिए कि ये आपादान द्वैत से मुक्त कौन कहता है? केसी भट्टाचार्य कहते हैं। अच्छा, ये आपादान द्वैत से मुक्त, इसका क्या मतलब होता है? मतलब किसी, वो डिडक्ट नहीं कर सकते इसको अन्य चीजों से। हाँ, कहते हैं, देखिए, जैसे कि हम क्या करते हैं, जब हम चिंतन करते हैं, जब हम रिफ्लेक्शन चिंतन करते हैं, तो इसमें एक कंटेंट होता है, एक कंटेंट होता है और कॉन्शियसनेस होती है। एक कॉन्शियसनेस होती है, चिंतन करते हैं तो कॉन्शियसनेस होती है। अब यही कॉन्शियसनेस किसके कंटेंट को खोजेगी ना, तभी ये चिंतन होगा। ये दो चीजें हैं। तो कहते हैं निरपेक्ष सत्य, एब्सोल्यूट रियलिटी जो है, इन दोनों से मुक्त है, कॉन्शियसनेस और कंटेक्ट। मतलब ये उसमें दो चीजें नहीं होती ना, इन दोनों से मुक्त है। ये इसका मतलब यही है कि निरपेक्ष सत्य अपादान द्वैत से मुक्त है, क्योंकि जहां कॉन्शियसनेस है वहां कंटेंट रहेगा, कंटेंट रहेगा तो कॉन्शियसनेस रहेगा। एक दूसरे को आपादित करते हैं सामान्य जीवन में, लेकिन निरपेक्ष सत्य के मामले में ऐसा नहीं है। सर ये मूल्य के बारे में क्या बताया आपने? फ्रीडम, ट्रुथ, फ्रीडम, वैल्यू। हम ये बताए कि निरपेक्ष सत्य को का अवबोध तीन रूपों में हो सकता है: ट्रुथ, फ्रीडम, वैल्यू। सर सेम चीज तो एम एन रॉय भी बोलते हैं। एम एन राय का जो सीक्वेंस है, फ्रीडम, फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ है। एम एन राय जी का फ्रीडम, नॉलेज, ट्रूथ, स्वतंत्रता, ज्ञान और सत्य। हम्म, चलिए आगे बढ़े। सर। जी हाँ, तो ये आंसर हो जाएगा फोर्थ। आगे ये देखिए, हु अमंग द फॉलोइंग होल्ड्स द व्यू दैट द एब्सोल्यूट इज प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। जैसे यहाँ अभी हम लोगों ने देखा कि निरपेक्ष का अवबोध तीन रूपों में होता है: सत्यता, स्वतंत्रता, मूल्य। ऐसे राधा कृष्ण भी तीन बातें करते हैं। निरपेक्ष जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है। तो इसका राधा कृष्ण हो जाएगा। ठीक है, देखिए, राधा कृष्ण मान लिए तो आगे बोले क्यों होगा, मतलब इसका क्या मतलब है? देखिए, जब राधा कृष्ण कृष्णन कहते हैं कि निरपेक्ष सत्य क्या है,
निरपेक्ष सत्य, शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता, अनंत संभावना है। तो इसमें ये जो पहला शुद्ध चेतना, शुद्ध स्वतंत्रता, अनंत संभावना, इंग्लिश में देखिए प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम, ये दोनों वेदांत से प्रभावित होकर के कहते हैं, ये दोनों वेदांत के अनुसार है, अद्वैत वेदांत के अकॉर्डिंग है। और लास्ट में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, ये हीगल से लेते हैं ना, तीसरा वाला हीगल से लेते हैं, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है ये समझते हैं। देखिए शुद्ध चेतना का मतलब है, क्योंकि निरपेक्ष को शुद्ध चेतना इसलिए कहते हैं कि चेतना ही ऐसा तत्व है जो अमिट है, जिसका कंप्लीट निगेशन पॉसिबल नहीं है, जिसका पूर्ण निषेध संभव नहीं है। तो ना चेतन ही ऐसा तत्व है जिसका निषेध संभव नहीं है, पूरी तरह निषेध संभव नहीं, इसलिए निरपेक्ष क्या है, प्योर कॉन्शियसनेस है। अब दूसरा आते हैं प्योर फ्रीडम। प्योर फ्रीडम का क्या मतलब है, यही है ना, हाँ। प्योर फ्रीडम का मतलब ये है, एक सेकेंड, देखिए हम सीक्वेंस क्या बोले हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी, हाँ वही लिखा हुआ है, ठीक है। अनंत संभावना, ये वाला देख लेते हैं। अनंत संभावना इसलिए कहते हैं कि इसकी अभिव्यक्ति अनंत जगतों में हो सकती है ना, तो मतलब कई तरह के जगत बनाए जा सकते हैं। और शुद्ध स्वतंत्रता इसलिए है क्योंकि इसकी कोई मतलब जब भी इसकी कोई संभावना लेती है तो निश्चित नहीं कि ये फिक्स था, मतलब वो किसी और तरह की जगत या किसी और तरह की दुनिया बनाई जा सकती थी। तो इसीलिए मतलब उसमें तीन चीजें हैं, प्योर कॉन्शियसनेस, प्योर फ्रीडम, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी। अच्छा, वेस्टर्न में भी दो लोग कहते हैं दिस वर्ल्ड, मतलब यह जगत सभी संभाव्य जगतों में श्रेष्ठ है। मतलब कौन कौन कहता है, दो लोग कहते हैं, और ये एक बार कहीं पूछा गया था कि याद है, नहीं सर, बता दीजिए। वो क्या करिए तो एक लाइब्निज है और एक कौन है, इक्विनास है क्या, आई थिंक अगस्टाइन है सर। नहीं नहीं अगस्टाइन नहीं है, एक सेकंड हम बता रहे हैं, इक्विनास, हाँ जो बताते हैं सर सर्वश्रेष्ठ ये है ईश्वर का सर्वश्रेष्ठ, ऐसे करके कुछ है। दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, ये है एक्विनास है, हाँ एक्विनास ही बोले थे क्या, एक्विनास और लाइबनिज, दो लोग कहते हैं दिस इज द बेस्ट पॉसिबल वर्ल्ड, यह सभी संभाव्य जगतों में श्रेष्ठ है। ठीक है, ये एक्विनासी है, अगर आप देखना चाहें तो पेज नंबर 98 एच.एस. उपाध्याय सर की बुक देख ले सकते हैं ना, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ हुर्सल फिलॉसफी एज अ रिगरस साइंस इज, हुर्सल के दर्शन में जब एक दृढ़ विज्ञान के रूप में हुर्सल के दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो देखिए, टू डेवलप अ न्यू एंड मोर फंडामेंटल फेनोमेनोलॉजी, टू डेवलप अ मेथड ऑफ एग्जैक्ट साइंस, एक सुनिश्चित विज्ञान की पद्धति को विकसित करना, नॉट टू डिस्कवर अ रीजन ऑफ एपोडिक्टिक एविडेंस, एक सुनिश्चयात्मक साक्ष्य के क्षेत्र को नहीं खोजना, नॉट टू डिस्कवर द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ कंसिडरेशन टू द गिवन डाटा, प्रदत्त तथ्य की चेतना की अपरोक्ष उपस्थिति को नहीं खोजना। क्या होगा, लास्ट हो गया सर। वन सर। हाँ, एक दृढ़ विज्ञान के रूप में हुर्सल के दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो ये पहला होगा ना, पहला होगा एक नवीन और अधिक आधारभूत घटना घटना क्रिया विज्ञान को विकसित करना। ठीक है, देखिए जब हुर्सल कहते हैं कि हम दर्शन को कठोर विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो उसमें दो बातें हैं, एक ये है कि हुर्सल की कठोरता आनुभविक विज्ञानों एग्जैक्ट साइंस की कठोरता नहीं है,
देखिए यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, देखिए एग्जैक्ट साइंस ना, इसका नहीं है ना। जब हुर्सल कहते हैं कि हम दर्शन को कठोर विज्ञान बनाना चाहते हैं, तो उसमें दो बातें निहित है। पहला यह है कि हुर्सल की कठोरता आनुभविक विज्ञानों की कठोरता नहीं है, एग्जैक्ट साइंस की कठोरता नहीं है। दूसरा यह है हुर्सल जिस कठोरता की बात कर रहे हैं वह निगमनात्मक विज्ञान या गणित की कठोरता है। पहली बात तो ये हो गई ना, निगमनात्मक या गणित की कठोरता है। अब देखिए हुर्सल कहते हैं कि ज्ञान वस्तुओं में नहीं पाया जाता, बल्कि ज्ञान वस्तुओं से संबंधित प्रत्ययों और विचारों में पाया जाता है। और इसीलिए हुर्सल कहते हैं कि बैक टू थिंग्स, वस्तुओं की ओर लौटो। हुर्सल कहते हैं वस्तुओं की ओर लौटो, है ना। तो यहां पर फिलहाल तो पहला ही आंसर है। ठीक है, किसी ऑप्शन में को दिक्कत हो तो बताइए। सर अभी आपने जो बताया ना कि हाँ, वस्तु की तरफ लौटो, उसके पहले वाला लाइन क्या बताया आपने? हमने बताया कि हुर्सल कहते हैं ज्ञान वस्तुओं में, सॉरी उल्टा बता दिए थे क्या। हाँ, हुर्सल के अनुसार ज्ञान वस्तुओं में पाया जाता है, ना कि वस्तुओं से संबंधित प्रत्यय, संप्रत्यय और विचारों में। इसीलिए ज्ञान के लिए हमें वस्तुओं की ओर लौटना होगा। हुर्सल कहते हैं बैक टू थिंग्स। ठीक है, हाँ। करेक्ट। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। चलिए इसका पहला हो जाएगा। ये है व्हाट इज मीन्ड बाय इंटेंसिटी। इंटेंसिटी मतलब क्या, अभिप्रायिकता का क्या अर्थ है, क्या होगा, अभिप्रायिकता का क्या अर्थ है, जी सर। कौन सा। जी अच्छा। तीसरा है क्या सर? तीसरा है तदर्थता है, तदर्थता है, अबाउटनेस है। देखिए इंटेंसिटी मतलब हमारी चेतना जो है, इसको पूरा बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, चेतना की विषयापेक्षता का सिद्धांत। इंटेंसिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, इसमें क्या बोला गया है कि चेतना ना तो तत्व है, ना तो कोई द्रव्य है, चेतना एक दिशा है, यह एक गति है। और जब ये गति है तो चेतना कभी भी रिक्त नहीं होती। चेतना सदैव किसी वस्तु की चेतना होती है, विचार, स्मरण, कल्पना या इच्छा की ओर, इच्छा या किसी वस्तु की होती है। हुर्सल कहते हैं कि हर विचार किसी का अथवा किसी वस्तु के बारे में विचार होता है। क्या कहते हैं कि हर विचार किसी वस्तु का अथवा किसी वस्तु के बारे में होता है। हर स्मरण किसी वस्तु का स्मरण होता है। आप कर रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो याद कर रहे होते हैं। वही कि हर स्मरण और किसी का स्मरण होता है, हर कल्पना किसी वस्तु की कल्पना होती है, हर इच्छा किसी वस्तु की इच्छा होती है। इसीलिए चेतना किसी वस्तु की चेतना होती है। तो इसमें तीन पक्ष हैं। चेतना क्या है, एक वेक्टर की तरह है, बहिर्गामी है। इसके तीन पक्ष हैं, क्या है, ईगो, कॉजिटो, कॉजिटेटा। ईगो जब चेतना ओरिएंटेड है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो उसके तीन पक्ष हैं, है ना। ईगो, दूसरा है कॉजिटो, और तीसरा है कॉजिटेटा। कॉजिटेटा, हाँ कॉजिटेटा। ईगो मतलब होता है स्व, यानी आत्म ना, स्व, आत्म नहीं स्व लिखिए, यानी इसको अहम कह लीजिए, चाहे अहम। कॉजिटेटा मतलब होता है चिंतन, और कॉजिटो मतलब चिंतन, और कॉजिटेटा मतलब होता है विषय, ऑब्जेक्ट। यानी चिंतन में एक अहम होगा, ईगो होगा, और एक कॉजिटेटा यानी विषय होगा। ये पूछा गया है की बार सीक्वेंस में कि ईगो, कॉजिटो एंड कॉजिटेटा। अब देखिए इसमें क्या होता है। किसका भाग बताए? हाँ कौन, अभी जो ये तीन लिखा है ना, तो आप इससे हाँ पहले एक लाइन बोले थे कि हम ये इसमें ये बोले थे तीन कि आते हैं। चेतना की दिशा या गति होने की वजह से यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि उसमें कोई पूर्व योजना होती है। हम ये बोले थे कि चेतना एक बहिर्गामी वेक्टर की तरह है,
चेतना एक वेक्टर की तरह है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, मतलब इसकी दिशा कहीं के नहीं कहीं होती है, और इसी के तीन पक्ष हैं ना। चेतना एक वेक्टर की तरह है, इसके तीन पक्ष हैं, ईगो, कॉजिटो और कॉजिटेटा। तो अब देखिए इसमें क्या होता है, ये हो गया। और थोड़ा सा समझते हैं कि एक विषयी है और एक विषय है। एक विषय है, विषय को बोलते हैं क्या, सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट यानी ईगो, सब्जेक्ट यानी ईगो, यानी और इसी को बोलते हैं नोएटिक पोल। नोएटिक, NOETIC, नोएटिक, नोएटिक पोल, मतलब ये नोएटिक है। और ये है नियोमैटिक, कॉजिटेटा, इसी को बोलते हैं, विषय को बोलते हैं कॉजिटेटा, CO कॉजिटेटा, ठीक है। इसको बोलते हैं नियोमैटिक पोल, NO, ठीक है। अब इस पे ऐसे ऐसे ये एरोल बना लीजिए, मतलब विषय रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा तो ऑब्जेक्ट रहे, मतलब ऑब्जेक्ट ना, ये मतलब एक दूसरे की ओर इंडिकेट है, कर रहे हैं, ठीक है। देखिए जो ट्रेडिशनल रियलिज्म है, परंपरागत वस्तुवाद है, उसमें विषय, उसमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग रखा गया ना। एपिस्टिमा, जो ज्ञान मीमांसी द्वैतवाद है, उसमें भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट से अलग रखा गया। जैसे और देकार्त के दर्शन में भी एक अंतरक्रिया होती है, यानी द्वैत बना रहता है। और कांट के दर्शन में भी द्वैत है, किसका है, न्यूमेना और फिनोमेना का द्वैत है। तो हुर्सल कहते हैं समस्या यही आती है, हमें द्वैत की बात नहीं करना है, ये द्वैत से मतलब इन दोनों से मुक्त होना चाहते हैं, यानी ये हमेशा चेतना क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो इसका मतलब होता है तदर्थ, यानी अबाउटनेस, किसी न किसी की ओर उसका उन्मुख होती है। चलिए कुछ क्लियर हुआ क्या? एक चीज लिख लीजिए कि हुर्सल ने, इंग्लिश क्या है? यस सर। हाँ, अबाउटनेस। एक चीज आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि हुर्सल का यह सिद्धांत फ्रेंच ब्रेंटानो से ग्रहण किया था। हुर्सल ने यह सिद्धांत फ्रेंच ब्रेंटानो से लिया था। चलिए ये भी पूछा गया है ब्रेंटानो का नाम, उनका नाम लिख दीजिए ना। ब्रेंटानो ना, आगे बढ़े। ये क्या है, किसके लिए हाँ, ये क्या है, फॉर होम अमंग द फॉलोइंग द वे टू स्टडी फिलॉसफी टू स्टडी कॉन्शियसनेस, किसके लिए दर्शन शास्त्र का अध्ययन चेतना का अध्ययन है। तो हुर्सल का हो जाएगा ना, अभी देखिए। यस सर। अकॉर्डिंग टू अर्ली विटगेन्स्टीन, एथिक्स एंड रिलीजन आर एक्सप्रेसिबल। पूर्ववर्ती विटगेन्स्टीन, हाँ, पूर्ववर्ती विटगेन्स्टीन के अनुसार नीति शास्त्र और धर्म अभिव्यक्ति के योग्य हैं। गलत बात है। पूर्ववर्ती विटगेन्स्टीन वो हर चीज की मीनिंग सिद्ध करना चाहते, मतलब हर, मतलब वर्ड की परफेक्ट मीनिंग करना चाहते थे ना। बिकॉज दे कैन बी पुट इनटू वर्ड्स, क्योंकि इन्हें शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। ये भी गलत है, ये भी गलत है। तीसरा आंसर होगा। नीति शास्त्र धर्म वगैरह की बात नहीं करते हैं, मतलब वो क्या करते थे, एक आदर्श भाषा स्थापित करना चाहते थे ना। चलिए ये तीसरा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पारिवारिक साम्यता, फैमिली रिजेम्बलेंस रेफर टू, पारिवारिक साम्यता किसका है? विटगेन्स्टाइन। कौन सा, अर्ली या लेटर? लेटर। हाँ लेटर सर। हाँ, लेटर, लेटर विटगेन्स्टीन का है ये, लेटर विटगेन्स्टीन। इसका मतलब ये दूसरा आंसर है। द डिफरेंट यूजेज ऑफ वर्ड शेयर सर्टेन सिमिलरिटीज बट हैव नो डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक्स। ये भी विटगेन्स्टाइन है फर्स्ट।
एक शब्द के विभिन्न प्रयोगों में कुछ समानताएं होती हैं किंतु कोई पारिभाषिक लक्षण नहीं होता। जैसे जैसे हम कहते हैं गेम, तो गेम लूडो खेलना भी गेम है, शतरंज खेलना भी गेम है, फुटबॉल टेनिस खेलना भी गेम है, तो हम इसको गेम क्यों कह रहे हैं? मतलब इसमें कोई समानताएं हैं क्या? टेनिस और फुटबॉल अगर हम कह रहे हैं दोनों गेम है तो क्या है? तो कहते हैं कि इसका कोई इसेंस प्राप्त करना कठिन है। तो कह रहे हैं कि अधिक से अधिक हम यही कह सकते हैं कि इन शब्दों में इन शब्दों में क्या है? एक फैमिली रिजेम्बलेंस है, एक पारिवारिक सादृश्यता है। इसमें कोई पूर्णतया निश्चित सारतत्व तो नहीं है, कोई इसेंस नहीं है ना। तो इसका दूसरा हो जाएगा। सर इंग्लिश दिखा है ना? इंग्लिश देखिए, ये रहा। हाँ सर और दोनों क्यों नहीं होगा? और ऑप्शन देखो, पहला क्या है? वर्ड्स फ्रॉम सेम लिंग्विस्टिक फैमिलीज शेयर मेनी ट्रेट्स। समान भाषाई परिवारों के शब्दों में बहुत सी समानता होती है। समान भाषाई परिवारों के शब्दों में बहुत सी समानता होती है ना। तो जैसे कोई लैंग्वेज की कोई भी लैंग्वेज लें तो उसमें बहुत सारे शब्द अगर यदि मिल रहे हैं ना, जैसे डेट मतलब खजूर भी होता है, डेट मतलब दिनांक भी होता है, तो फैमिली रिजेम्बलेंस का ये मतलब है क्या? फैमिली रिजेम्बलेंस का ये मतलब नहीं है ना। फैमिली रिजेम्बलेंस का मतलब तो ये है कि कुछ सिमिलरिटी होती है लेकिन हम उसको फिक्स नहीं कर सकते, कोई इसेंस नहीं निकाल सकते। तीसरा क्या है? द अंडरस्टैंडिंग शेयर्ड बाय द सेम मेंबर्स ऑफ फैमिली। एक ही परिवार के विभिन्न सदस्यों में ना, विभिन्न सदस्यों के में उपस्थित सामान्य विचार। तो ये भी गलत है ना, मतलब फैमिली वगैरह ऐसी कोई बात सदस्यों की ना, ये तो भाषा से संबंधित है ना, तो मेंबर वगैरह कहाँ आ गए। नेक्स्ट क्या है? द डिफरेंट यूज ऑफ अ वर्ड शेयर इसेंशियल फीचर्स। एक शब्द के विभिन्न प्रयोग कुछ अनिवार्य लक्षण सामान्य रूप से रखते हैं। एक शब्द के विभिन्न प्रयोग, ऐसा कुछ नहीं। जैसे हमने गेम का एग्जांपल लिया तो गेम बहुत सारे होते हैं ना, तो उसके अलग अलग प्रयोग, मतलब यस सर। कुछ समझ आया क्या? हाँ जी सर। ये दूसरा ही होगा। आइए, which of the following is not a means of polity and axioms of in सेकंड। डिप्लोमेसी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य की अंतरराज्यीय कूटनीति का साधन नहीं है। साम दाम दंड भेद क्या होगा? सेकंड सेकंड। साम मतलब समझा बुझा कर बता देना कि चलो मान जाओ। दाम होता है, दूसरा दाम होता है कुछ उपहार देकर के, कुछ पैसे देकर, रिश्वत देकर, ऐसा कुछ ना। भेद मतलब क्या होता है? भेद मतलब ये है कि फूट डाल देना। हाँ, डिवाइड एंड रूल। हाँ, दो अच्छे दोस्त हैं, उनमें चुगली करके लड़ाई करवा देना ना, तो झूठी चुगली, कोई जरूरी नहीं। तो भेद। और दंड क्या है? इसके बाद भी ना माने तब लास्ट में आता है मतलब अब पनिशमेंट देना है, अब युद्ध का ना। आइए, यस सर। अकॉर्डिंग टू कौटिल्य, लास्ट में आता है ना। हाँ हाँ सर, ही सीक्वेंस ही बताए थे। साम दाम दंड भेद, हाँ वो बोलने में बाद में आता है लेकिन यूज सबसे बाद में दंड ही किया जाता है ना। यस सर। हाँ, अकॉर्डिंग टू कौटिल्य जनपद शुड बी फ्री फ्रॉम। जनपद को किससे फ्री होना चाहिए ना? होस्टाइल टू फो, शत्रुद्वेषी, मतलब शत्रुओं से घृणा करनी चाहिए, द्वेष करना चाहिए, सही बात है। किससे मुक्त होना चाहिए? इससे नहीं। कर्मशील कार्षक है, श्रमशील कृषक ना, हार्ड वर्किंग पीजेंट्स, ये होना तो चाहिए। भक्त सुचि ही मनुष्य, हृदय शुद्ध नागरिक, अच्छे व्यक्ति होने चाहिए, प्योर हार्टेड सिटीजन, ये भी होना चाहिए। प्रमाद, प्रमाद प्रमाद से मुक्त होना चाहिए। प्रमाद मतलब क्या? कि कुछ करने का मन ही ना करे ना, आलस एक तरह से, तो इससे मुक्त होना चाहिए। ठीक है, आइए, द आइडिया ऑफ सिटी स्टेट इन विच, हाँ क्या? ये जो बताए थे किसी टॉपिक से कहाँ से आया? कौटिल्य का? कौटिल्य के, हाँ, सोशियो पॉलिटिकल से है कि एक स्टेट को, एक स्टेट में क्या नहीं रहना चाहिए।
तो एक स्टेट में ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, ये भी रहना चाहिए, लेकिन प्रमाद नहीं रहना चाहिए ना। ये सर ऐसे ही क्वेश्चन आया था 25 में। अच्छा ठीक, 25 भी करेंगे। आइए आगे देखते हैं। The idea of city state in which only those are citizens whose education and position in life qualify them for active participation in government। कह रहे हैं कि नगर राज्य की अवधारणा यह, ये लिखा है, नगर राज्य की अवधारणा यह है कि उसमें नागरिक सिर्फ वही होते हैं जिनकी शिक्षा एवं जीवन में स्थिति उन्हें शासन में सक्रिय सहभागिता के योग्य बनाती है। हाँ सिटीजनशिप केवल उन्हीं को मिलेगी जो एजुकेटेड होंगे ना। एक दिन और आया था ना, इक्वली ट्रीटेड इक्वल, मतलब समान के साथ समान व्यवहार। तो ये अरस्तु हो जाएंगे ना। ठीक, सर इंग्लिश दिखा है ना अरस्तु। हाँ अरस्तु। ठीक, सर ठीक है। ओके, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूसो रिटर्न टू नेचर कैन नॉट बी एकम्प्लिश्ड। रूसो के अनुसार प्रकृति की ओर लौटना किसके द्वारा संभव नहीं हो सकता। देखिए, प्रकृति की ओर लौटना ये सामान्य इच्छा, ये कॉमन विल जो है, जनरल विल है, इसकी वजह से संभव नहीं है। तो देख लीजिए, सामान्य इच्छा से प्रतिबद्ध व्यक्ति का स्वातंत्र, है ना। देखिए, नहीं समझ में इसका आया। मतलब, हाँ हाँ क्या, नहीं समझ में आया। देखिए इसमें है ना कि रूसो कहते हैं रिटर्न टू नेचर, प्रकृति की ओर लौटो। इसका मतलब ये नहीं है कि जंगल की ओर लौट चले। इसका मतलब ये है कि व्यक्ति क्या है, अपनी स्वाभाविक नेचुरल गुडनेस, सरलता, स्वतंत्रता को फिर से प्राप्त करे, जो सभ्यता को जिसने बिगाड़ दिया है। तो रूसो कहते हैं जब समाज बन जाता है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता सामूहिक इच्छा द्वारा सीमित हो जाती है। जब सोसाइटी बन जाती है तो व्यक्ति की स्वतंत्रता किसके द्वारा गवर्न होती है, जनरल विल के द्वारा। ऐसी स्थिति में मनुष्य पूरी तरह से प्राकृतिक या स्वाभाविक नहीं रह सकता ना। तो इसका जब जनरल विल बन जाएगी तो वो अपने मूल स्वभाव में नहीं रह सकता, है ना। सठे साठियम समाचरित टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा व्यवहार फिर करना होगा ना। रूसो कहते तो हैं ना कि मनुष्य स्वतंत्र उत्पन्न हुआ किंतु सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा हुआ है ना। तो हाँ इसलिए उसके द्वारा पॉसिबल नहीं कि वो प्रकृति की ओर लौट जाए। लॉक एक सिचुएशन बताते हैं ना, लॉक हॉब्स रूसो आते हैं जब लॉक बोलते हैं कि है ना, मतलब जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके थ्रू क्या पॉसिबिलिटी है कि जब ह्यूमन बीइंग है वो वापस प्रकृति की ओर जा सकता है। लेकिन रूसो के टाइम तक आते आते है ना, सिचुएशंस इतनी चेंज हो चुकी थी ना कि वो हाँ बोलते हैं कि अब प्रकृति की ओर वापस जा पाना संभव ही नहीं है। अगर ह्यूमन बीइंग चाहेगा तब भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, रूसो जब सेज वो कंप्लीट। हाँ बोलिए जब वो बोलिए। पैदा होता है तो जैसा मल्लिका ने बोला कि वो बिल्कुल फ्री होता है, बाय बर्थ वो फ्री होता है, लेकिन वो अपने जनरल विल के कारण ही हर जगह जो है वो बेड़ियों से जकड़ जाता है। यानी उसकी जो अपनी इच्छाएं, अपनी इच्छाओं से कार्य करने लगता है, तो फिर वो बंधन में बंध जाता है। फिर वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर सोशल कॉन्ट्रैक्ट में गवर्नमेंट करप्ट हो जाती है, फिर अलग तरीके से वो बंधता ही जाता है चीज़ों में। इसलिए जब उसकी यस, हाँ जनरल विल यही। होती है तो फिर दिक्कत होने लगती है। क्योंकि बाकी तो जब पैदा होता है तब तो फ्री होता है और फिर वो अपने आप सिचुएशन खराब करता है। वो हाँ क्रांति यही वीर है का कि एक डायलॉग था ना जिसमें नाना पाटेकर बोलते हैं कि भगवान ने हमें इंसान बना के भेजा था और जब नीचे देखा तो हम सब कीड़े बन गए थे। बिल्कुल लास्ट का डायलॉग था। तो वही चीज़ है कि ईश्वर तो हमें फ्री बनाता है, हम अपने कृत्यों के कारण बिगाड़ लेते हैं चीज़ें। हम्म, तो complete natural freedom cannot exist on society as is formed because in society individual freedom is always limited by general will, यानी collective will। तो इसलिए ये संभव नहीं है ना। आइए, पार्शियल इनवर्स
ऑफ अ प्रोपोजिशन इज वन इन विच, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे इनवर्ज लिखा है। इनवर्ज मतलब इन्वर्जन, इन्वर्जन मतलब होता है विपरिवर्तन। विपरिवर्तन आपने सभी ने पढ़ा है, विपरिवर्तन। और हिंदी में क्या लिखा है, हिंदी में लिखा है प्रति परिवर्तन। प्रति परिवर्तन को बोलते हैं परिवर्तन प्रति, हाँ तो ये है कंट्रापोजिशन। एक तो यहाँ गलती हो गई, ठीक है। अब देखिए इसका आंसर दे दिया है 4। इन्वर्जन करना सब लोग जानते हैं, इन्वर्जन कैसे किया जाता है? सर वो उदय और विधेय चेंज हो जाते हैं आपस में, और किसी में जैसे सर स्टेटमेंट भी चेंज होता है, जैसे ऑल है तो ऐसा कुछ, तो मतलब उसमें ऐसा कुछ चेंजेस होते हैं। ए देखिए का आई हाँ, में, आई का देखिए ए वो, में। देखिए कंट्रापोजिशन वो सब आप जानते हैं, कन्वर्जन, अपवर्जन, कंट्रापोजिशन। जो इन्वर्जन होता है उसमें केवल दो का होता है, ए का होता है और ई का होता है। केवल यूनिवर्सल प्रोपोजिशन जो हुए उन्हीं का इन्वर्जन यानी विपरिवर्तन होता है। यहाँ पे विपरिवर्तन लिखा है तो वही हम लोग को देखना है। तो ए का विपरिवर्तन करेंगे तो पहले ये है अपवर्जन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, अपवर्जन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, अपवर्जन करेंगे। कितना? 5 स्टेप के बाद जो कुछ भी आएगा वो होगा इन्वर्जन, वो होगा ए का इन्वर्जन। ऐसे ही ई का करेंगे। ई का अगर करना होगा तो कन्वर्जन करेंगे, अपवर्जन करेंगे, कन्वर्जन करेंगे, अपवर्जन करेंगे। इसके बाद जो कुछ भी हमको मिलेगा वो होगा ई का इन्वर्जन, ई का विपरिवर्तन। अगर आप देखना चाहें तो गुरु जी की किताब पेज नंबर 101, आदरणीय अविनाश तिवारी सर ना, पेज नंबर 101 पर है। तो इन्वर्जन, ये फिलहाल क्वेश्चन हमें गलत लग रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। फिलहाल आंसर चौथा दिया है, इसका उद्देश्य, मूल उद्देश्य है नहीं पद सर, है और गुण सुनो परिवर्तन। तो, हाँ, दो रूल होते हैं, एक तो कंप्लीट इन्वर्जन होता है और एक पार्शियल हाँ, होता है। पार्शियल में हाँ, ए का कन्वर्जन ओ में होता है, और हाँ, जो ये ओ को बता रहे हो ना आप, ये स्टेप्स चलते हैं। तो मतलब ए का हाँ, ओ में हो जाता है, और जो क्या हाँ, नाम है सब्जेक्ट है उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लग जाता है, और प्रेडिकेट के साथ नहीं लगता पार्शियल वाले में, ठीक है। और जो कंप्लीट वाला होता है उसमें ए का आई में होता है, ई का ओ में होता है, और दोनों के साथ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड लग जाता है। हम्म, इसका फोटो तो भेज दो ग्रुप में सर, कोई किसका? कंट्रापोजिशन का। सर की बुक में देख लो, सर की कौन सी बुक? सर की बुक तर्कशास्त्र के सिद्धांत। फोटो भेजा है, देखो। जो मैं बता रही हूँ ना, ओ को करने पे ठीक, और को करने पे वही रिजल्ट आएंगे जो बोला है मैंने। करके देखा जाए क्या? जैसे कर कहते हैं ऑल ह्यूमंस आर मॉर्टल ना, तो पहले अवर्जन करिए, फिर कन्वर्जन, फिर अवर्जन, फिर कन्वर्जन, फिर अवर्जन, जो कुछ भी है उसको देख लीजिए। ऐसा कर लेंगे सब लोग? एक ये करके सर देख लो। में आप 4 स्टेटमेंट क्यों लिखे? ओवरसन कहाँ है? क्या? सर 4 स्टेप आया ना 5 स्टेप आया? रूल पांच, यही है। 5 स्टेप और ई में 4 स्टेप। सर यस, एक बार बोलो सर। से चलिए कर लीजिएगा। नहीं कर पाइए तो बताइए किया जाए। हाँ हाँ। नहीं कर पाइएगा तो नेक्स्ट पेपर जब कराएंगे तो बताइएगा, किया जाएगा। आइए ये देखते हैं क्या है। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, सही बताना है। तो पहला क्या है, इन केस ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन ओवरलैप द प्रेमिसेस। क्या कह रहा है, किसी वैध निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष आधार वाक्यों में व्याप्त होता है। निष्कर्ष आधार वाक्यों में व्याप्त होता है। देखिए इसका क्या है, इन केस ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट द कंक्लूजन डज नॉट ओवरलैप द प्रेमिसेस। आगमनात्मक तर्क की स्थिति में निष्कर्ष आधार वाक्यों में व्याप्त नहीं होता। चलिए देखते चलिए। इन द केस ऑफ इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट देयर अंडरलाइज एंड इंटेलमेंट रिलेशन बिटवीन द प्रेमिसेस एंड द कंक्लूजन। आगमनात्मक तर्क की स्थिति में आधार वाक्यों तथा तर्क के तथा निष्कर्ष के मध्य आपादन संबंध होता है। ये सब गलत है, तीसरा चौथा सही ना। In case of valid deductive argument, the conclusion is logically deduced from the premises. निगमनात्मक तर्क की स्थिति में आधार वाक्यों से निष्कर्ष तर्कतः निगमित होता है। हाँ चौथा, क्या कहें अंकित? नो सर, वही सही है। देखिए इसका चौथा सही है कि निगमनात्मक तर्क की स्थिति में निष्कर्ष आधार वाक्यों से
तर्कतः निगमित होता है। चलिए पहला क्यों नहीं सही अंकित? सर सर कैन वही हाँ जैसे सर डिडक्टिव है तो वो तो सर मतलब उसके आधारवाक में ही रहता है ना निष्कर्ष पहले से, तो वही थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था। यहाँ पे दे रहे हैं किसी वैध निगमनात्मक तर्क में निष्कर्ष आधार वाक्यों में, ये सर ओवरलैप तो लैप बोल रहे हैं, तो सर इंग्लिश ओवरलैप दिखाए। नहीं हो सकता ना, हाँ तो वो तो होगा सर क्योंकि ये यहाँ पे ओवरलैप दे दिए तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया। देखिए, हाँ कस्तूरी कुछ करें क्या? सर इंग्लिश दिखाए। हिंदी इंग्लिश क्या बताएं? सर जो एक लैंग्वेज। इंडक्टिव है ना हाँ उसको कोल्टर मीन्स जैसे वैलिड डिडक्टिव आर्गुमेंट लिखा ना उसी में इंडक्टिव ऐड करो, जब इंडक्टिव लिखा है उसी में डिडक्टिव लिखो तो सही हो जाएगा ऑप्शन। वेरी गुड। हाँ इन्होंने बहुत बढ़िया कहा। इन्होंने बताया कि अगर हम ये कर दें इन केस ऑफ वैलिड डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट, यहीं पे इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट कह दें तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्यों सही हो जाएगा। जैसे हम कहते हैं डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट कोई भी लेते हैं, जैसे कहते हैं सभी मनुष्य मरणशील हैं, सुकरात मनुष्य है, राम मनुष्य मनुष्य है ना, तो यानी कि ऐसे बोलते हैं ना। डिडक्टिव में निगमनात्मक में क्या होता है? निगमनात्मक में ये होता है कि डीजीपी जनरल टू पर्टिकुलर चलता है, जनरल टू पर्टिकुलर, तो इसका आधार वाक्य ज्यादा व्यापक होता है। प्रेमिस यानी सॉरी निष्कर्ष आधार ओह हाँ आधार वाक्य ज्यादा व्यापक होता है, निष्कर्ष कम व्यापक होता है। तो यहाँ क्या लिखा है? कंक्लूजन ओवरलैप द प्रेमिसेस। कंक्लूजन निष्कर्ष ज्यादा व्यापक होता है, ऐसी बात नहीं है। निगमनात्मक में आधार वाक्य ज्यादा व्यापक होता है, ठीक है, इसलिए पहला गलत है। दूसरा, कंक्लूजन डज नॉट ओवरलैप द प्रेमिसेस, है ना। इंडक्टिव में क्या होता है? आईपीजी। इंडक्शन में क्या होता है? पर्टिकुलर टू जनरल, पर्टिकुलर टू जनरल। इसमें निष्कर्ष ज्यादा व्यापक होता है, आधार वाक्य नहीं ना। तो कंक्लूजन डज नॉट ओवरलैप, तो कंक्लूजन ओवरलैप करता है क्योंकि कंक्लूजन ज्यादा व्यापक होता है, किससे? आधार वाक्यों से, इसीलिए ये भी गलत हो गया। कुछ गलत समझ में आई क्या? ये सर पहले से नोट लगा दीजिए, सेकंड का नोट को हटा दीजिए, ये भी सही है। हाँ यस यस, हाँ यही, यहाँ नॉट हटा दें तो ये सही हो जाएगा, और यहाँ नॉट लगा दें तो ये भी सही हो जाएगा। यस। चलिए किसी को ना समझ आया तो फिर से बता दें, या सर से भी पूछ लीजिएगा ना। आइए ये देखिए, इसको कैसे करेंगे? इंडिविजुअल वेरिएबल्स, तो एक्स वाई जेड ये होते हैं इंडिविजुअल वेरिएबल्स, इसको वैयक्तिक चर। और इंडिविजुअल कांस्टेंट ए से लेकर के डब्ल्यू तक, ये सर ने लिखवाया है, ए से लेकर के डब्ल्यू तक इंडिविजुअल कांस्टेंट यानी वैयक्तिक अचर। और विधेय प्रेडिकेट टर्म पी की बार होता है प्रोपोजिशनल फंक्शन। ये हो गया। हाँ क्या कुछ बताना है? नहीं सर। देखिए, तो फिर इसका पहला, ये जो आपने विचारों के लॉ ऑफ थॉट्स पढ़े हैं वही है। इफ पी इज ट्रू देन पी इज ट्रू, यदि पी सत्य है तो पी सत्य है। ये लॉ ऑफ आइडेंटिटी, हाँ तादात्म्य का नियम। पी कैन नॉट बी ट्रू एंड फॉल्स बोथ एट द सेम टाइम। पी एक साथ सत्य, हाँ लॉ ऑफ नॉन कॉन्ट्रडिक्शन, वेरी गुड। इफ पी देन क्यू, इट इज पी देयरफॉर क्यू। यदि पी है तो क्यू है, पी है अतः क्यू है, लॉ ऑफ सफिशिएंट रीजन ना। P is either P or not P, लॉस एक्सक्लूडेड मिडल, इसका पहला हो जाएगा। हिंदी में भी देख लीजिए ना। देखिए आप या घात का नियम, लॉ ऑफ नॉन कंट्राडिक्शन, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंट्राडिक्शन भी। दोनों आ गए तो कोई दिक्कत नहीं। इसका जो फॉर्मूला होता है पी डॉट निगेशन पी, नहीं आपको याद रखना है। तादात्म्य का नियम ये होता है पी इम्प्लाइज पी, पी इम्प्लाइज पी। और मध्यम परिहार का नियम ये होता है पी वेज निगेशन पी, पी वेज निगेशन पी। पर्याप्त तर्क का नियम, इसको लाइबनिज ने बाद में जोड़ दिया, ठीक है, पहला हो जाएगा, है ना। चलिए ये आ गया, सिंबलाइजेशन करना है। चलिए एनी हॉर्स इज जेंटल दैट हैज बीन वेल ट्रेंड, कर लेंगे। कोई भी अश्व विनम्र है जिसे अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया गया है, क्या होगा तो बताएगा? हाँ सर कैसे होगा ये?
ये सर हाँ, जब तो कम क्वांटिफिक वाला हाँ रूल लगेगा सर। क्या अंकित? नहीं, यहाँ तो सम वाले रूल लगेंगे ना सर, जैसे ये भी एक से दिया हुआ है, लेकिन सर ई एच से भी तो ये बन सकता है ना, क्योंकि एनी है सर, मीन्स हमको नहीं, खुद कोई भी, हाँ कोई भी अश्व अ, विनम्र है, ये यूनिवर्सल प्रोपोजिशन है ना, ऑल हॉर्स इज जेंटल, ऐसा हो जाएगा ना? क्यों? तो ठीक, ये सर, ये हाँ, सर मीनिंग ऑल यही देखिए, था। ऑल हॉर्स इज जेंटल, तो यहाँ पे कैसे करेंगे? हॉर्स इज जेंटल, एच एक्स जैसे ऐसे लिखा होता, ऑल हॉर्स इज जेंटल, तो पहले क्वांटिफायर लगाएंगे, फिर एच एक्स हो गया इंप्लाइज, और जेंटल, जेंटल का जी एक्स हो गया ना, जेंटल का जी एक्स हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट बंद है, ऐसे होता। अब यहाँ पे दैट हैज बीन वेल ट्रेंड, टी एक्स आपको ऐड करना है, दैट के बाद जो कुछ भी रहे तो उसको सब्जेक्ट में ऐड करेंगे, तो एच एक्स डॉट टी एक्स, एच एक्स डॉट टी एक्स और इम्प्लाई जी एक्स लगा देंगे। अभी क्वांटिफिकेशन पढ़ाया जाएगा तो उसमें देख लीजिएगा। किसी को समझ में आया क्या ये ऐसे करते हैं, या फिर से बता पेज दें एक बार? नंबर पेज नंबर 143, सर की क्वेश्चन बुक में नंबर 29। जी सर, पेज नंबर 143 क्वेश्चन नंबर 29। 9, बहुत बढ़िया। हाँ, सिंबॉलिक लॉजिक, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र, आप देख लीजिए। सेम अ, है भैया, हाँ हाँ सेम यही क्वेश्चन है। हाँ, हाँ सेम हाँ, यही है, सेम यही है। ज्यादातर क्वांटिफिकेशन के क्वेश्चन सर की बुक से ही आते हैं। सब आते हैं, यही सही बात। जी और सर। जितने आए हैं और वो भी यहीं से आए हैं। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ हम भी देख लिए। हम इसमें चलिए, जो लॉजिक क्वेश्चन करते हैं ना, उसी डाउट को भी कलेक्ट करके पूछ देने चाहिए ना सर को, नहीं तो बार बार बताए थे फिर ऐसा हो हाँ जाएगा। हाँ, इसीलिए हाँ, जिनके पास बुक ना हो वो सरस्वती पब्लिकेशन के अंशु जी हैं, उनका नंबर है 8799281337, इस पे कॉल करके मंगवा सकते हैं ना। सर आप ऐसे नंबर भी रट जाते हैं क्या? हाँ, फोर्थ आंसर होगा, इनसे कॉल करके मंगवा सकते हैं कहीं भी। आइए, इसका फोर्थ हो जाएगा। देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोपोजिशनल फंक्शन, कौन सा प्रोपोजिशनल फंक्शन तर्कवाची फलन नहीं है? ये क्वेश्चन डिलीट है। ठीक है, क्यों सर? डिलीट है सर, जब ये पढ़ाएंगे तब पूछ लेना ना। देखो क्यों डिलीट है, ये प्रोपोजिशन है, इसका क्वांटिफायर लगा है, और ये इसको ये बाउंडेड है ना, बद्ध है, ये प्रोपोजिशन है। ये प्रोपोजिशन नहीं है, क्योंकि एक्स जो है यहीं तक बाउंड कर रहा है, यहाँ तक नहीं कर रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा? ये प्रोपोजिशनल फंक्शन हो जाएगा। तो एक्स इज फिलासफर वेयर, तो ये क्या हो गया? तो पहला वाला भी ये है, पहला वाला भी फंक्शन है, इसीलिए कई सारे फंक्शन हो गए ना, इसीलिए ये क्या है? डिलीट हो गया सर। जब आप लोग खुद फिर से पढ़ लीजिएगा इसको, यस सर जब सर। पढ़ाएंगे। हम्म, चार्ज पे लगा लीजिए। कीजिए। हाँ वही तो। क्या हो गया लैपटॉप को? खाना नहीं खा रहे थे क्या? हाँ, अब ठीक है, ये डिलीट क्वेश्चन है। आइए, ये सब लोग कर लेंगे। ये कौन सा नंबर? हाँ 145, 5 क्वेश्चन और बचे हैं, कर लेते हैं। देखिए, ऑल ट्राउट्स आर मैमल्स, सभी ट्राउट स्तनधारी हैं। ऑल मैमल्स हैव विंग्स, सभी स्तनधारियों के पंख होते हैं। देयरफॉर ऑल ट्राउट्स हैव विंग्स, सभी, अतः सभी ट्राउट के पंख होते हैं। ये कोई नहीं कर पाया तो बता दें, बोलिए। सर क्या बताना है, हिंदी बताइए ना सर थोड़ा सा। इसको बताना है कि कौन सा फैल्सी है, मतलब ये कौन सा ऑप्शन सही है। देखिए, ये बताइए, सभी ट्राउट स्तनधारी होते हैं ना, तो क्या है ट्राउट माने जान, हाँ क्या? ट्राउट्स क्या है? ट्राउट गूगल करके बताइए क्या है। ट्राउट कोई मछली है, या फिर एक बार एक लड़ाई हुई थी ग्रीक में, वो लकड़ी का जो घोड़ा बना दिया गया था उसका नाम भी ट्राउट था ना। तो ऑल ट्राउट्स आर मैमल, ये एक्चुअली में सभी ट्राउट स्तनधारी होते हैं,
ट्राउट देखिए क्या है, कोई जानवर है मतलब लेकिन इसके पास मतलब ये अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाती ना, मैमल्स नहीं है, पहला ये गलत है। ऑल मैमल्स हैव विंग्स, सभी स्तनधारियों के पंख होते हैं, हम लोग भी मैमल्स है ना, किसी के पास पंख तो नहीं है, नहीं है ना, तो ये दूसरा भी गलत हो गया, ठीक है। देयरफॉर ऑल ट्राउट्स हैव विंग्स, इसीलिए सभी ट्राउट के पंख होते हैं, ये भी गलत है। तो ये क्या एक्चुअली में क्या है कि ऐसा तर्क वाक्य है ऐसा तर्क जिसके तर्क वाक्य असत्य हैं, तर्क वाक्य तो असत्य हैं। अब ये देखना है कि वैध है कि अवैध है ना। देखिए अब यहाँ पे क्या करना है, वैध अवैध निकलना है। आपको एक बात का ध्यान रखना है, सभी ट्राउट, यहाँ लिखिए एस, पंख होते हैं पी, ये हो गया पी। अब इसको यस कहाँ, ट्राउट कहाँ है, ये एस है, और पंख कहाँ है, पी है, ये कुल मिला के उल्टा लिख दिया है, और स्तनधारी स्तनधारी एम यहाँ लिख दिया है। मतलब जो मेजर प्रेमिसेज होती है और जो मुख्य आधार वाक्य होता है उसको दूसरे नंबर में लिख दिया है। तो चाहे तो आप उसको ठीक कर लीजिए, तो एमपी पहले लिखेंगे और एस एम बाद में लिखेंगे और एसपी लिखेंगे। ऑल ऑल है, ए है, ए है, ए है ना, दोनों। ए में कौन सा प्रोपोजिशन डिस्ट्रीब्यूट, कौन सा पद होता है डिस्ट्रीब्यूट, फर्स्ट एस, तो ए में यहाँ फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूट, यहाँ डिस्ट्रीब्यूट। सर वैध है, हाँ ये वैलिड है, हाँ बोलिए सर, जो क्या। प्रोपोजिशन ऐसे हाँ कैसे लिखते हैं, सेकंड को फर्स्ट में, फर्स्ट को सेकंड में? जी देखो पंख है ना यहाँ, अच्छे से देखो, ऑल ट्राउट्स हैव विंग्स, ये पी क्या है, मेजर टर्म है, ये पी क्या है, विंग्स मेजर टर्म है, यानी पी लिख देते हैं। तो मेजर टर्म किस प्रोपोजिशन में आया है, सेकेंड वाले में आया है, तो यानी सेकेंड वाला मेजर प्रेमिसेज होगा। नहीं समझ में आया, ये सर, ये सर, यही तो कह रहे हैं, ठीक। और फर्स्ट वाला माइनर प्रेमिसेज है। तो ये आप चेक करेंगे ये डिस्ट्रीब्यूशन से, तो इसमें कोई फैल्सी नहीं है, तो ये वैध हो जाएगा, वैलिड है ना। सर देखिए ये प्रोपोजिशन फॉल्स कैसे पता लगेगा? ये फॉल्स इसलिए है कि ऑल मैमल्स हैव विंग्स, बताओ कह रहा है सभी मैमल्स के पंख होते हैं, हम लोग भी मैमल्स हैं ना, हम लोग के पास पंख है क्या, नहीं। ना, तो फॉल्स हो गया बस। ठीक है। ऑल ट्राउट और मैमल्स ना, ट्राउट चेक करना क्या है, अब तक कोई चेक नहीं कर पाया, रुकिए हम करते हैं। ट्राउट कोई ऐसे ही फिश ही एग्जाम दिखा रहा है, फिश क्या कह रहा है, हाँ फिश ही दिखा फिश रहा है, है। वही वही वही। तो फिश एक प्रकार की फिश है, तो ऑल ट्राउट्स आर मैमल्स, मतलब ट्राउट के स्तनधारी हैं, तो ये भी गलत है ना, गलत है, तो इसलिए फॉल्स है बस। सभी मतलब अगर मछली समझो तो मछलियों के पंख होते हैं, तो पंख होती तो उड़ती ना वो वहां पे, यस सर। तो ये गलत है। चलिए मतलब ये देख चेक करना है कि फॉल्स है कि मतलब ट्रू है ना। आइए सही विकल्प का चयन कीजिए, यही पूछे थे एक दिन कौन, अविराज सर से, तो सर ने बताया था। तो इसका फिलहाल आंसर आप जान लीजिए, पता नहीं कौन सा होगा, फर्स्ट होगा। तो किसी को ना समझ आया हो तो बताएं क्यों होगा। Identify the correct option from the following. The denial of tautology is not self-contradictory. देखिए समझिए फिर, टोटोलॉजी मतलब सभी उसके क्या हो, ट्रू हो, और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब फॉल्स हो ना, और कंटिजेंसी मतलब होता है ट्रू और फॉल्स दोनों हो। तो पहला क्या है, ऑल द डिनाइल ऑफ टोटोलॉजी, टोटोलॉजी का डिनाई करेंगे तो फॉल्स तो आता ही है, तो ये सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी पहला सही है। दूसरा द डिनाइल ऑफ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यानी यफ का निगेशन इज नॉट टोटोलॉजी, कह रहा है टोटोलॉजी नहीं होता, होता है, इसलिए ना एफ का कंट्राडिक्ट, एफ को डिनाई करेंगे तो ट्रू आता है, टोटोलॉजी आता है, तो इसलिए दूसरा वाला गलत। देखिए द डिनाइल ऑफ कॉन्टिजेंस इज टोटोलॉजी, कॉन्टिजेंट जिसमें एफ और टी दोनों रहे, तो कॉन्टिजेंट को जब डिनाई करेंगे तो एफ टी रहे तो टी एफ आ जाएगा ना, तो ये फिर से कॉन्टिजेंट आएगा, आ जाएगा। डिनाइल ऑफ कॉन्टिजेंटी इज कॉन्टिजेंटी, टोटोलॉजी नहीं, ये भी गलत हो गया। द डिनाइल ऑफ कॉन्टिजेंट इज कॉन्टिजेंट, ओ ये वाला सही है, फोर्थ वाला, पहला वाला नहीं, पहला वाला गलत है। फोर्थ कॉन्टिजेंट का डिनाइल कॉन्टिजेंट होता है, ये सही है, पहला क्यों गलत है। द डिनाइल ऑफ टोटोलॉजी इज नॉट सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी, नॉट है इसलिए पहला भी गलत है ना, फोर्थ आंसर है। नहीं समझ आया हो तो फिर से बताएं। क्वेश्चन क्या दिया है?
क्वेश्चन दिया है कि करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन, बस। यस सर। एग्जाम्पल लेके भी समझ सकते हैं कि टोटोलॉजी का कोई भी फार्मूला ले लीजिए, पी इम्प्लाइज पी, ये टोटोलॉजी है। आप इसको डिनाइल करके देखिए क्या आता है, करके दिखाएं क्या? नहीं सर, एक दिन बताया था ना। हाँ, किसी को दिक्कत हो तो करके दिखाएं, हो जाएगा। सर बता दीजिए ना। पी इम्प्लाइज पी है ना, ये टोटोलॉजी है, लॉ ऑफ आइडेंटिटी का रूल है, तादात्म्य का नियम है ना। तो आइए देखते हैं, पी इम्प्लाइज पी को, जैसे पी है, ये एक ही वेरिएबल है, तो एक वेरिएबल 2 की पावर 1, तो इसमें दो लाइन बनेगी, टी और एफ। यहाँ हो जाएगा टी और एफ, दो है ना, तो अब पी इम्प्लाइज पी लिखिए तो जरा। टी इम्प्लाइज टी क्या होगा? टी होगा। एफ इम्प्लाइज एफ क्या होगा? ये भी टी होगा। ये है टोटोलॉजी, दोनों ट्रू आ गया ना, इसका मतलब टोटोलॉजी। अब डिनाइल मतलब इसका निगेशन, तो इसका निगेशन पी इम्प्लाइज पी का निगेशन, तो टी का निगेशन एफ, फिर टी का निगेशन एफ, ये दोनों एफ आ गया ना। एफ का मतलब क्या? व्याघाती, यानी सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी। तो देखिए, तो टोटोलॉजी का डिनाई क्या होता है? व्याघाती होता है। तो यहाँ लिखा है पुनरुक्ति यानी टोटोलॉजी, पुनरुक्ति का निषेध यानी डिनायल। पुनरुक्ति का डिनायल आत्मव्याघाती नहीं होता, होता है। पुनरुक्ति का निषेध व्याघाती होता है। देखिए टी का सब एफ आ गया ना, कुछ समझ में आया क्या? जी सर। ऐसे ही सब कर लीजिए ना। ये क्वेश्चन सत्यता सारणी का प्रयोग करते हुए सही करना है ना। ये समतुल्य है कि नहीं है ये बताना है। तो इसका ये से आ गया था ना। यस सर। हाँ, ये समतुल्य नहीं है 6 और 8 पंक्तियों द्वारा ना। इसको सर में दिखा है ना। हिंदी पी भी इंग्लिश में देखना है, देखो क्या है इस क्वेश्चन का इसको वो ये बताना है कि इसमें वैलिड अनवैलिड वाला जो टी एफ करके हम लोग टेबल हाँ, करते थे। अच्छा, ये बताना है कि ये ट्रुथ टेबल से ही बताना है ना। हाँ, ट्रूथ टेबल से ही बताना है। करके बता दें? नहीं हम करेंगे ये सब। या तो क्यों? जी सर कर लेंगे। हाँ करिएगा, नहीं आएगा तो बताएंगे। यदि यदि एक देखिए क्या है, इन आ स्क्वायर ऑफ पोजीशन आई ब्रिंग्स गिव ट्रू एज ट्रू, आई को सत्य मान लिया जाए, विच वन ऑफ फॉलोइंग कैन बी इन्फर्ड करेक्टली, आई को सत्य मान लिया जाए तो बाकी के क्या होंगे? तो क्या सर होंगे? टेबल हाँ, करके आई आई सत्य मान लिया जाए तो बाकी का क्या होगा? ई फॉल्स हो जाएगा, ए और ओ अनडिटरमाइंड हो जाएगा। करके हो जाएगा ये तीसरा ना। सर इसका टेबल बता दीजिए ना। टेबल ऐसे बनाइए, अगर आपको वो रूल याद है तो बहुत अच्छा, उसको याद कर लीजिए। तो शॉर्टकट में ये टेबल ये बनाया जाता है ना, टेबल ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, सब लोग देखिए ए ई आई ओ ऐसे, ये जो टी टी ऐसे लिख लीजिए तिरछे में, इधर एफ लिख लीजिए, एफ 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 एफ, और यहाँ लिखिए एफ स्मॉल में एफ टी, यहाँ लिखिए एफ टी स्मॉल में, यहाँ लिखिए डी यानी अनडिटरमाइंड या डाउटफुल, या यू लिखिए अनडिटरमाइंड 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 अनडिटरमाइंड। आई सत्य है, तो आई जरा सत्य है तो कहाँ गया? आई के नीचे ट्रू कहाँ लिखा है? तीसरी लाइन में देखिए, ये देखिए गोला कर रहे हैं, आई ट्रू है ना, आई ट्रू है। ठीक है, तो आसपास देख लीजिए, तो ए क्या होगा? ये यू लिखे हैं ना, ये अनडिटरमाइंड हो जाएगा। ई क्या होगा? ई फॉल्स हो जाएगा, ई के नीचे एफ, और ओ क्या होगा? अनडिटरमाइंड हो जाएगा। उसके लेफ्ट राइट देख लीजिए तो हो गया ना, तीसरा हो जाएगा। आया समझ में? यस सर। चलिए ये थर्ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से पर्यावरणीय नीतिशास्त्र के संदर्भ में क्या असत्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इन्वायरमेंटल एथिक्स? चलिए देखते हैं। इट ब्रिंग्स इन्वायरमेंट इनटू अ रियलम ऑफ मोरालिटी, यह पर्यावरण को नैतिकता के दायरे में लाती है। ठीक है ना, इन्वायरमेंटल एथिक्स में इन्वायरमेंट को एथिक्स में लाया जाता है। ठीक, इट इज रॉन्ग टू ट्रीट द इन्वायरमेंट एज कंज्यूमेबल, कह रहा है पर्यावरण का उपभोग्य के रूप में प्रयोग गलत है। बिल्कुल सही बात है कि इन्वायरमेंट का हम एक प्रोडक्ट के रूप में एक कंज्यूम करते रहे ना, तो ये भी गलत है। दूसरा तीसरा है इन्वायरमेंट इज प्राइमरली फॉर द यूज ऑफ ह्यूमन बींग्स,
पर्यावरण प्राथमिक रूप से मनुष्यों के उपयोग के लिए है, ये गलत है ना। हमारे उपयोग के लिए और भी पशु पक्षी हैं, सबके उपयोग के लिए है, ये गलत हो जाएगा ना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं, जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए भी, तो और भी जीव जंतुओं के लिए। मोरालिटी गोज बियॉन्ड द रिलम ऑफ ह्यूमन बींग्स, नैतिकता मनुष्यों के दायरे से परे जाती है, तो ये भी सही है। मतलब केवल नैतिकता में मनुष्य नहीं आते, और भी जीव जंतु आते हैं, तो इसका थर्ड हो जाएगा। हाँ, पर्यावरण प्राथमिक रूप से मनुष्यों के उपयोग के लिए, ये गलत है। आइए आगे देखते हैं, स्वेच्छा मृत्यु के संदर्भ में कौन सा गलत है। यूथेनेसिया, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग यूथेनेसिया। देखिए, इट इट प्रिटेंस द वॉलेंट्री चूजिंग डेथ, यह स्वेच्छा से मृत्यु के वर्ण करने से संबंधित है। हाँ, ये तो सही है। दूसरा, इट एक्सेप्ट द इंडिविजुअल राइट ओवर हिज लाइफ एंड डेथ अनकंडीशनली, कह रहा है कि यह व्यक्ति का अपने जीवन एवं मृत्यु के ऊपर निरपेक्ष अधिकार स्वीकार करता है। यही नहीं, यही आंसर होगा ना। स्वेच्छा मृत्यु में मतलब इसमें व्यक्ति का अपने ऊपर निरपेक्ष अधिकार नहीं है, उसका ऊपर उसके परिवार का, उसके फैमिली का, सोसाइटी का ना, सबका अधिकार है। आपको इतना पढ़ा लिखा के इतना ऊपर बनाया गया ना, नहीं पढ़ाया लिखाया गया, कम से कम जीने के संसाधन दिए गए, तो मरने के लिए नहीं। इट एक्सेप्ट द वैल्यूज ऑफ लाइफ, यह जीवन के मूल्य को स्वीकार करता है। मेडिकल लीगल सैंक्शन इज नेसेसरी फॉर यूथेनेसिया, यह स्वेच्छा मृत्यु के लिए चिकित्सा विधिक अनुमति आवश्यक है। हाँ, सब सही है ना, तो दूसरा गलत हो जाएगा। यह व्यक्ति को अपने जीवन एवं मृत्यु के ऊपर निरपेक्ष अधिकार स्वीकार करता है, ये आंसर हो जाएगा, बाकी सब नहीं। तो ये पेपर हो गया। यूथेनेसिया कितने तरह की है। हाँ, दो तरह की है। दो तरह की है, एक एक्टिव यूथेनेसिया, एक पैसिव यूथेनेसिया, एक पैसिव यूथेनेसिया। एक्टिव यूथेनेसिया के 3 पार्ट हैं, कौन कौन से। वॉलंटरी, नॉन वॉलंटरी, वॉलंटरी, हाँ, वॉलंटरी यूथेनेसिया, इनवॉलंटरी, इनवॉलंटरी नॉन वॉलंटरी, इनवॉलंटरी नॉन वॉलंटरी। ऐसे ही पैसिव यूथेनेसिया के भी 3 पार्ट हैं, कौन कौन से। वॉलंटरी यूथेनेसिया, इनवॉलंटरी यूथेनेसिया और नॉन वॉलंटरी पैसिव यूथेनेसिया ना। पैसिव वाले के भी 3 पार्ट हैं, एक्टिव वाले के भी 3 पार्ट हैं। एक्टिव में क्या होता है, एक्टिव में ये होता है कि हम जो लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है वो पैसिव में लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटा लेते हैं ना, तो वो उसकी डेथ हो जाती है पैसिव में। एक्टिव में केवल लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम को हटाने से डेथ नहीं होती, इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है, इंजेक्शन देके उसको मारना होता है, तो ये एक्टिव यूथेनेसिया में। ये वॉलंटरी मतलब होता है स्वैच्छिक, स्वैच्छिक मतलब जो रोगी है, जो व्यक्ति है, उससे पूछ करके या उसकी इच्छा के अनुसार ना, उसकी इच्छा के अनुसार उसको डेथ दी जाती है। नॉन वॉलंटरी में बिना उसकी इच्छा के ना, बिना उसकी इच्छा के। और इनवॉलंटरी में वो सहमति, यानी वो एग्रीमेंट और नॉन एग्रीमेंट के लिए वो देने की स्थिति में है, सहमति या असहमति देने की स्थिति में है, लेकिन या तो उसे सहमति नहीं ली गई है या सहमति ली गई है तो उसका अभी रिप्लाई नहीं आया है, इसको बोलते हैं इनवॉलंटरी यूथेनेसिया, इनवॉलंटरी। ऐसे ही इसमें भी वही होता है, तो ये फिलहाल हो गया। सर एक क्वेश्चन पूछूं। आप पूछिए, कल हम लोग करेंगे दिसंबर 2019। हाँ, पूछिए। अभी आपने जो सेकंड वाला बताया ना, वो मतलब वो रिप्लाई नहीं करते हैं, तो सर वो अगर रिप्लाई नहीं करेंगे तो क्या उनको नहीं मारा जाएगा। नहीं ये यूथेनेसिया मतलब होता है क्या, मतलब ये मारने वाली ही बात हो रही है, उनका रिप्लाई आया नहीं है बट उनको मार दिया गया ना, मतलब यही होता है इसमें। हाँ, यही होता है। ये इनवॉलेंट्री आया है 2025 में, ये वाला क्वेश्चन आया है 2025। हाँ, फर्स्ट वाले में उन्होंने ऐसे परमिशन दिया कि मुझे मार दो। दिया अच्छा ना। और नॉन वॉलंटरी में वो इतना वो कॉन्शियसनेस मतलब में नहीं, मतलब वो इस तरह की स्थिति में नहीं है कि वो परमिशन दे सके, मतलब वो एकदम से ऐसी स्थिति में नहीं है, मतलब बेहोश है ना, चेतन अवस्था में नहीं है, तो नॉन वॉलंटरी। सुनिए, और इधर जो आपने पैसिव का 3 भाग बताया ना, तो इसमें आप बोले ना कि लाइफ सपोर्टिंग जो सिस्टम है उसको ऑफ कर दिया जाता है,
तो हाँ 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 इसमें जैसे 3 का भी आपने डिवीजन बताया ना कि इसमें सहमति देते हैं, इसमें नहीं देते। तो हाँ। इसमें जो 3 डिवीजन बताए, इसमें भी ऐसा कुछ बात है कि बस लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम ऑफ कर दो, सारा काम हो गया? इसमें ये होता है ना कि जैसे देखिए पैसिव यूथेनेसियम ये होता है कि जैसे उसको अगर वो हम उसको किस में रखे हैं एक किस में भी रखा जाता है जब कोई बहुत ज्यादा बीमार हो जाता है। आई आई क्या है? वेंटिलेटर। हाँ वेंटिलेटर पे। हाँ वेंटिलेटर या आईसीयू में रखा गया है ना। अब वो जैसे ही हम उसको आईसीयू या वेंटिलेटर से हटा लेते हैं तो मर जाएगा। तो वॉलेंट्री में वो कह रहा है कि हमको अब हम इतने दिन से परेशान हैं, कई साल हो गया, ये सारा सपोर्टिंग सिस्टम हटा लीजिए, हमको मरना है ना, तो ये वॉलेंट्री हो जाएगा। नॉन वॉलेंट्री में वो बोल ही नहीं एक सकता, वो मिनट, सहमति ही कौन नहीं। बोलता है? पेशेंट खुद ही बोलेगा कि घर वाले बोलेंगे? सिंपली नहीं, पेशेंट खुद ही बोलेगा। ठीक है। वॉलेंटरी में? और यहाँ भी पेशेंट खुद बोलेगा। नॉन वॉलेंट्री में मतलब पेशेंट ऐसा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है ना, वो चेतन अवस्था में है ही नहीं, तो वो कुछ बता नहीं पाएगा। ठीक है। हाँ, तब फिर फर्स्ट सर वाले में कोर्ट वो डिसाइड करता है या तो फिर फर्स्ट मेडिकल वाले बोर्ड में करता है? हाँ सर फर्स्ट वाले में उनकी फैमिली या फिर जो पेशेंट है वो बोलेगा, है ना? आपने ऐसा बोला। हमें लगता और है जो केवल नॉन पेशेंट ही बोलेगा। हाँ वॉलेंटरी है कुलदीप क्या कर रहे हैं। जिसमें हाँ सर उसमें ऐसा होता है ना कि पेशेंट के बोलने से नहीं होता, लेकिन उसके बाद कोर्ट डिसाइड करता है और कोर्ट एक मेडिकल बोर्ड वो करता है, अपॉइंट हाँ करता है, वो तो उसके लीगल। बाद वो सब होता हाँ है। हाँ, मतलब ये मरना है कि नहीं मरना है, ये अलग अलग कंट्री पे वो है। बहुत सारे हाँ कंट्री हाँ। यूथेनेसिया को मतलब वो नहीं मानते ना, यूथेनेसिया को इलीगल मानते हैं। तो जहाँ इलीगल मानते हैं वहां सब ये है ही नहीं। जो लीगल मानते हैं, कुछ कंट्री ऐसी हैं जो एक्टिव यूथेनेसिया को लीगल मानते हैं, और केवल पैसिव को लीगल मानते हैं, एक्टिव को नहीं ना। तो इस तरह से अलग अलग कंट्री पे अलग अलग उनके अकॉर्डिंग टू देयर रूल्स, उनके नियम के अनुसार होता है। हाँ, ये इनवॉलेंट्री इसलिए चर्चा की कि 2025 में आएगा तो फिर इस पे बात करेंगे फिर से। ठीक है। क्या करें 150 का थ्री थ्री ना ऑप्शन। हाँ, तो ये जीवन के मूल्य को स्वीकार करता है तभी तो मरने नहीं ना। इट एक्सेप्ट द वैल्यू ऑफ लाइफ। वैल्यू लाइफ की वैल्यू है तभी तो ये किस कई जगह लीगल है ना, इलीगल है लाइफ की वैल्यू है, तो इसलिए तो ये रहा। तो ठीक है, और कुछ। सर ये लीगल है या इलीगल है? क्या अंकित। सर इंडिया में लीगल है या इलीगल है ये? इंडिया में 2018 से पैसिव यूथनेसिया लीगल है। 2018, हाँ हाँ ना, ये आया हुआ है सुप्रीम मतलब किसकी इजाजत से, सुप्रीम कोर्ट की इजाजत से। चलिए ठीक। यस सर। ना किया जाए अनूप। जी सर, जी सर। यस सर। ठीक। सभी लोग अपना अपना जो ये फोर्थ फिगर है वो चाहे तो निकाल लीजिए ना। फिर बताते हैं। देखिए जैसे हम ये कह रहे हैं कि ए ए को मान लीजिए आप, देखिए समझिएगा, ए को मान लीजिए ए ई आई ओ, ये 4 होते हैं ना, क्यों? यस सर। 4 प्रोपोजिशन है, नूप बोलिए। जी सर, जी सर। ए को मानिए 1, आई ई को मानिए 2, आई को मानिए 3, ओ को मानिए 4। अगर अभी कुछ कर रहे हो तो कल बात करें इस पे। नहीं नहीं, कुछ नहीं कर रहा। तो इतना क्लियर है। ए को कहिए 1, ई को कहिए 2, आई को कहिए 3, ओ को कहिए 4। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये तो हाँ हाँ। अब आइए, अब हम लोग करते हैं ये फर्स्ट फिगर, सेकेंड फिगर, थर्ड फिगर, और फोर्थ फिगर। 4 आकृतियां होती है ना, यस सर। 4 होती है ना। हाँ, अब आइए जी। चारों में हमको याद करना है। तो कैसे याद किया जाए, वही बात है। तो देखिए पहला जो है, एक 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 ऐसा है अ, एक अवस्था ऐसी है जो चारों में वैलिड है। जानते हैं उसका नाम?
एक अवस्था ऐसी है जो एक मूड ऐसा है चारों में वैलिड है, उसका नाम है EIO। क्यों? ये चारों में है कि नहीं? EIO चारों में है। बोलिए। जी सर। पेज नंबर 124 सर की बुक है, अविनाश सर की बुक, पेज नंबर 124। अब आइए, EIO को हम क्या करें? ई को अगर हम 2 कहते हैं यहाँ से, आई को 3 कहते हैं और ओ को 4 कहते हैं, तो ये हमको EIO नहीं, ई को, हाँ एक सेकंड, कुछ गलती हो रही है। EIO चारों में है कि नहीं? EI यस सर, है EI सर। है। यस सर। अच्छा, और ये बताइए EAE ये किसमें है? ये सब में है? नो सर, 1 एंड 2 में है केवल। ये केवल 1 एंड 2 में है? यस सर। सर सर अच्छा, सर, हाँ 4 में AEE है। हाँ सही बोले हैं। अब आइए देखिए, समझिए ध्यान से। आप हमें क्या करना है? EIO सब में है, तो चलिए 234 सब में है, लिख लीजिए 234, 234, 234, 234। बोलिए, इतना कोई इतना ठीक है? EIO। यस। अब हाँ, अब आइए EIO 234 में है। पहले वाले में इसके साथ साथ देखिए, पहले में और दूसरे में जानते हैं क्या है? EAE यानी 212। 212 इसमें भी है, 212 इसमें भी है। EAE, EAE पहले में भी है, दूसरे में भी है। ठीक है, तो 212 लिख लीजिए। हाँ, जी सर। अब आइए, यहाँ पे आपको लिखना है 111 यानी ट्रिपल ए, और लिखना है 133। 133 मतलब AII। ठीक, पहले में है AII। ये पहला वाला कंप्लीट हो गया। हो गया, जी सर। फर्स्ट वाला कंप्लीट हो गया। सर आप क्या बताए थे ये सब? किसी को नहीं समझ आ रहा ना? क्या 1 2 3 4 1 1 1 2 0 1 क्या? अरे कुछ शॉर्टकट फॉर्म है क्या इसका? ये ना, आपको ये जो 4 फिगर हैं उसमें जितने मूड्स हैं, जितनी अवस्थाएं हैं, वो याद करना है, चाहे जैसे याद करिए, हम बस वही याद करा रहे थे। ये लगता है ये ज्यादा हो रहा है, चलिए छोड़ देते हैं। बता अरे दीजिए। करवा दीजिए सर, करवा दीजिए। जिसको आएगा वो कर लेगा, जिसको नहीं आएगा वो फिर दोबारा देखे। हाँ हाँ, दोबारा देख लीजिएगा, ये सही रहा। तो आइए देखते हैं। मतलब हम ए को 1 मान लिए, ई को 2 मान लिए, आई को 3 मान लीजिए, ओ को 4 मान लिए। अब आइए, ये दूसरा वाला 2 हम लिख चुके हैं, 234 और 212। इसके बाद दूसरे वाले में आपको लिखना है 111। यहाँ था ना, देखिए 111 था, नीचे लिख दीजिए 111 के नीचे लिखिए 122। 122 यहाँ 133 था, यहाँ लिखिए 144। 122 का मतलब क्या? 122 का मतलब AEE। अच्छा 144 अच्छा। का मतलब 144 का मतलब AOO। ठीक है, अब कैसे करना है? 111 133, यहाँ 111 के नीचे 122, 133 के नीचे 144। 11 11 1 जा 11, 11 2 जा 23, 11 3 जा 33, 11 4 जा 44। ये लिखना है। तो ये हो गया दूसरा तक कंप्लीट। अब तीसरा करना है। तीसरे में क्या करना है? जो पहले का लास्ट में है उसको यहाँ लिख लीजिए, 133 को यहाँ लिख लीजिए। 133 को यहाँ लिख लीजिए, और चौथे में 122, ये जो दूसरे में है, ये ऐसे डायगोनल है ना, 122 को यहाँ लिख लीजिए, ये चौथे वाले में। अब समझिए ध्यान से, करना क्या है? करना ये है कि 133 है आपके पास ऑलरेडी, यहाँ पे लिखिए 113, 113, फिर लिखिए 214, फिर लिखिए 313, 313, फिर लिखिए 414, 414, 13 14, 13 14, ऐसे यहाँ भी लिख लीजिए। चौथे वाले में भी क्या लिखेंगे? 122 पहले से लिख चुके हैं, 113 यही उतार लीजिए, 113, 214, 313।
313। ये आपका चारों आकृति में जितने मोड्स हैं सब के सब बन गए। एक बार फिर बना के दिखाएं। नहीं सर, जाने दीजिए, अपने से कर लेंगे प्रैक्टिस ना तो आ जाएगा, ट्रिक बता दिए हैं आप। चलिए ठीक है। ये हालांकि ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं ना। ऑफ कर ये दीजिए इधर आशुतोष। इधर सर करके का स्क्रीनशॉट ले लें।